जो प्रॉब्लम्स है। तो बड़ा अच्छा है कि मोइज ने शुरू किया था ये, क्योंकि मोइज भी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन लाइक मोइज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जो सोल्यूशन है वो फोकस्ड है ऑन लो कोड इंटरफेस। आपकी जो है आपका आप एक्सपेरिमेंटेशन जो आपका जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है जो आप यूज कर रहे हो, वो एक उन लोगों के लिए जो शायद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन वो डेटा साइंस में आना चाह रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और पीछे से हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक ओपी एपीआई अलग से खड़ा कर रहे हैं जो उनको मजीद कस्टमाइजेशन देगा। बिल्कुल। तो हमारा भी एग्जैक्टली तो आपको बहुत सिमिलरिटीज नजर आएंगी ZenML में और PyCaret में, लेकिन फर्क यह है कि हमारा टारगेट बिल्कुल लो कोड की तरफ नहीं है, वो ज्यादा इंजीनियर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरफ है, जो कि उन कंपनीज में आएगा जो मशीन लर्निंग फर्स्ट पहले से हैं और जो ऑटोमेट करना चाह रहे हैं अपने वर्कफ्लोस को। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में, मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिटर्न टुवर्ड्स मशीन लर्निंग में फास्ट लॉवर से पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैं म्यूनिक आ गया था, म्यूनिक में पढ़ा था, यहाँ पे मशीन लर्निंग का एक्सपोजर मिला, फिर कंपनीज में काम की जो मशीन लर्निंग करती हैं। उसके बाद फाउंडेड माय ओन स्टार्टअप, डीप लर्निंग बेस्ड टाइम सीरीज रिग्रेशन। तो मुझे आपकी बात से बड़ी पुरानी यादें आ रही थी जब हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे थे और ये सारी चीजें, और PyCaret जैसा टूल इस वक्त बड़ा जबरदस्त होता। पर हमने अपना टूल लिखा था ZenML के बारे में, तो सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। अच्छा, ML ops के बारे में मैं ज्यादा बताना चाहूंगा, ज्यादा like ZenML का मैं I'll just have a 5-minute demo at the end and you can always go into the details, or someone will have questions about के like PyCaret ZenML में क्या फर्क है, और वो डेफिनेटली हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ML ops। सो ML ops, देखिए मशीन लर्निंग का आप देखें ना, मशीन लर्निंग की हाइप बहुत है लेकिन बहुत कम कंपनीज हैं मशीन लर्निंग को एक्चुअली यूज कर रही हैं। तो इतनी कम कंपनीज यूज कर रही हैं कि सिर्फ जो फैंग की कंपनीज हैं वो कर सकती हैं, फेसबुक, गूगल वगैरह, और 99% जो कंपनीज हैं वो अभी तक प्रोडक्शनलाइज नहीं कर सकी मशीन लर्निंग को, बेशक उनके पास डेटा साइंस के डिपार्टमेंट्स भी हों। उसकी वजह क्या है कि बड़ी चीजें चेंज करती हैं, डेटा, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, कोड, और मशीन लर्निंग बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1.0 से थोड़ा फर्क है। ये शायद किसी ने देखा हो, ये यूजुअली मैं ये स्लाइड नहीं प्रेजेंट करता क्योंकि अगर मैं किसी ML ops स्टार्टअप के सामने या किसी ML ड्रिवन कंपनी के सामने पेश करूं, वो दे विल रोल देयर आईज क्योंकि उन्होंने 3 दफा देखा होगा। लेकिन आई थॉट इट वाज गुड टू शेयर दिस विद द कम्युनिटी हु इज मे बी नॉट एक्सपोज्ड टू दिस टॉपिक्स। कि मशीन लर्निंग के बारे में आप सोचते हो तो जो मशीन लर्निंग कोड है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है एक कंपनी में, और ये 2015 का स्कली का पेपर है, who was back then in Google, शायद अभी भी हैं, और ही वाज टॉकिंग अबाउट क्या कितना हिडन टेक्निकल डेट है मशीन लर्निंग में। एक जब आप एक्चुअली प्रोडक्शनलाइज करते हो मशीन लर्निंग का, जो जुपिटर नोटबुक वाला कोड होता है वो इतना छोटा होता है, और उसके डेटा कलेक्शन, ETL, फीचर एक्सट्रैक्शन, उसके बाद पोस्ट डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, कुछ चीजें जो मोइज ने भी दिखाई है अपनी प्रेजेंटेशन में, वो ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा एफर्ट लेता है और ज्यादा सोचने को मजबूर करता है। जो एक्चुअल मशीन लर्निंग की फिटिंग है और जो कंपैरिजन करना वगैरह वो बहुत आसान होता है यूजुअली। ये आसान नहीं भी होता तो एटलीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम होती है। तो अब इतनी ज्यादा अगर आपके पास चीजें आ गई हैं तो आप ये किस तरह डील करते हो? तो होता ये है कि, और ये मैंने जर्नी देखी हुई है मशीन लर्निंग में, जब डे 1 से आप शुरू करते हो एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से, तो यूजुअली आप शुरू करते हो जब आपके पास एक जुपिटर नोटबुक होती है, आपके पास एक एक्सपोर्टेड मॉडल होता है, और आपके पास CSV एक्सेल की शीट होती है और स्टैटिक डेटा होता है। 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि वो डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय का मतलब है फ्लास्क पे चढ़ाते हैं, सर्वर पे, और एक API एंड पॉइंट लगा देते हैं। अब वहां से मसले शुरू हो जाते हैं क्योंकि पहली बात है आपको फ्लास्क की डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मॉनिटर करना होता है उस डिप्लॉयमेंट को, ना सिर्फ आपको उसकी डिप्लॉयमेंट को मॉनिटर करना होता है डेटाडॉग जैसे टूल से, जो बेसिकली CPU और अगर GPU लगा हुआ है उसको मॉनिटर कर रही होती है, आपको मशीन लर्निंग इटसेल्फ को मॉनिटर करना होता है कि यार आपकी इनपुट्स क्या, आपके आउटपुट्स क्या है, कोई अजीब सी प्रेडिक्शंस तो नहीं हो रही है, आपके क्लाइंट्स को क्या एक्सपोज हो रहा है। और पीछे क्या होता है कि आपका जो स्टैटिक डेटा है ना वो नए डेटा में तब्दील हो जाता है जो कॉन्स्टेंटली आ रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर PyCaret वगैरह भी यूज कर रहे हो तो यू हैव टू सेपरेट द प्री प्रोसेसर। आपने देखा होगा PyCaret में देयर वाज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्म.pickle जो लैदा से खुद ही ऑटोमेटिकली पार्स हो गया था। अगर आप कोई नई टूल यूज कर रहे हैं आपको वो लैदा करना पड़ता है, उसको लैदा मैनेज करना पड़ता है। इवैल्यूएशन का एक लैदा सिस्टम होता है जी,
उसकी अलहदा मैट्रिक्स होते हैं, आपने किस तरह मेजर करना है उसको, वो अलहदा मसले हैं। और फिर आपने किस तरह अपने मॉडल्स को रीट्रेन करना है, क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद अक्सर औकात आपका जो मॉडल होता है वो डेटा ड्रिफ्ट और कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट के वजह से बेकार हो जाता है, क्योंकि दुनिया आगे जा चुकी होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जितने भी टाइम सीरीज के मॉडल थे 2020 से 2019 से पहले, वो फारिग हो चुके हैं कोविड के बाद, ठीक है, क्योंकि वो डेटा बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था 2020 के बाद। तो अब क्या होगा, अब जाहिर है आपको इस तरह के सिस्टम खड़े होंगे। अगर फर्ज करें ये टेस्ला की गाड़ी में हो जाता है कि एकदम से दुनिया तब्दील हो जाती है, सड़कें बदल जाती हैं, तो और ये लेफ्ट हैंड से चेंज हो जाता है राइट हैंड पे ड्राइव, हो नहीं सकता, लेकिन फर्ज करें, तो आपको मॉडल्स को रीट्रेन करना पड़ेगा, आपको मॉडल्स को रीडिप्लॉय करना होगा, और ये सारे सिस्टम इन प्लेस होंगे तो आपको पहले पता चलेगा मसला क्या है और फिर आगे जाएंगे। तो उसके बाद बड़ी चीजें होना शुरू हो जाती हैं कि यार आपका मॉडल टूट गया है, अब आपकी स्कीमा पीछे चेंज हो गई है, पीछे ईटीएल की पाइपलाइन चल रही थी, आपका एक इंटीजर फ्लोट हो गया, उसकी वजह से आपका मॉडल टूट गया है। उसके बाद आप फीचर स्टोर्स लगाना शुरू कर देते हो। फीचर स्टोर्स क्या होते हैं उसके बारे में मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन फीचर स्टोर बेसिकली मुख्तसरन एक डेटाबेस होती है जिसमें फीचर लेवल का डेटा स्टोर होता है आजकल के मॉडर्न स्टैक में। आप क्या करते हो, आप बजाय कि फ्लास्क करो आप कुबरनेटीज में चले जाते हो क्योंकि वो स्केलेबल है, आप लोग हायर करना शुरू कर देते हो जो ऑप्स करना शुरू करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकर एमएल फ्लो टाइप एक्सपेरिमेंट ट्रैकर करना शुरू कर देते हो। आपकी जो ट्रेनिंग है वो लोकल डेवलपमेंट मशीन में नहीं होती, तो आप ऑर्केस्ट्रेट कराते हो कुबरनेटीज में या किसी क्लाउड प्रोवाइडर में, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग करनी होती है, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। फिर जिस तरह के पाईकैरेट में देखा मेटा डेटा बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, मेटा डेटा बहुत जरूरी है कैप्चर करना। तो एक ये होता रहता है, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, लेकिन मतलब कि आप फर्ज करें कि हर दफा आप एक आग को बुझा रहे होते हैं तो दूसरी आग लग रही होती है, तो बहुत मुश्किल है मशीन लर्निंग को प्रोडक्शनलाइज करना। और ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ कम्प्लेक्सिटी की, कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अच्छे मशीन लर्निंग फर्स्ट कंपनीज में होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। डेटा साइंस की कैटेगरी है जिसमें डेटा साइंस जुपिटर नोटबुक्स में काम कर रहे होते हैं। फिर आपके एक ईटीएल पाइपलाइनिंग का सिस्टम होता है जिसमें आप क्यू फ्लो या एयर फ्लो टाइप टूल्स यूज कर रहे होते हो। और फिर आपका प्रोडक्शनलाइजेशन का एक सिस्टम होता है जिसमें एक एमएल इंजीनियर या डेटा इंजीनियर एक्चुअली डिप्लॉय कर रहा होता है मॉडल को फ्लास्क या फास्ट एपीआई में। नीचे आप बीम यूज कर सकते हो, स्पार्क यूज कर सकते हो, जीपीयूज यूज कर सकते हो, पाइथन, आर, डॉकर, फलाना ढमकाना। और ये एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदा इसकी ओनरशिप नहीं ले सकता फिलहाल, क्योंकि बहुत टूलिंग लैंडस्केप फ्रैगमेंटेड है। रजा मुझे जरा कंफर्म करें, मैं लैग तो नहीं कर रहा ज्यादा? नहीं, बिल्कुल आप फ्लो में चलें, आपकी स्लाइड भी दिख रही है। जबरदस्त। तो बेसिकली इसका मुख्तसरन इसकी समरी ये है कि जो एमएल सिस्टम है वो बहुत हार्ड फेल करते हैं। आपको कोई इंसेंटिव नहीं होता कि आप इन टेक्निकल डेट को हल करो, क्योंकि आप हर दफा ना एक स्टेप आगे सोच रहे होते हैं, आप पूरी पिक्चर का नहीं सोच रहे होते। दूसरा, आपके पास अगर डेटा साइंटिस्ट है शुरू में, एंड पे आपको एमएल इंजीनियर चाहिए होंगे, और जब आप हायर करना शुरू करते हो वो आते हैं, उनके अपने पंगे होते हैं। टूलिंग बहुत मुश्किल है, वो डिफरेंट। देखिए डेटा इंजीनियर टर्मिनल में काम करेगा और जो जुपिटर नोटबुक में काम करेगा वो प्रोडक्शनलाइज नहीं कर सकते आपस में, तो बहुत मुश्किल है कोलैबोरेट करना, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत मुश्किल है रिप्रोड्यूस करना रिजल्ट्स को, इवन अगर आपने कंप्लीट लॉगिंग की हो और रीट्रेनिंग वगैरह। तो ये सारे मसले हैं जो प्रोडक्शन में होते हैं, और ये बेसिकली मकसद है एमएल ऑप्स की एग्जिस्टेंस का। एमएल ऑप्स क्या करता है कि इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, फॉर एग्जांपल ZenML एक एमएल ऑप्स का टूल है। बेसिकली वो क्या करता है कि वो एक पाइपलाइन बनाने देता है, और आप अपना कोड उस पाइपलाइन में लिख सकते हो, और वो आपका मेटाडेटा ट्रैक करता है, आपका डेटा वर्जन करता है, आपकी अगर मुख्तलिफ पीछे बैकएंड्स हैं उनको प्लग इन करने देता है, और ऑटोमेटिकली हैंडल करता है और ऑटोमेट करता है बहुत सारे स्टेप्स जो आप अभी कर रहे होंगे। बिल्कुल जैसे आपने पाईकार्ट में देखा, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फर्क यह है कि ये ज्यादा इंजीनियर्स और फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप के फोकस से है, रादर देन फोकसिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन एस्पेक्ट जो पाईकार्ट फोकस करती है। इसलिए आप पाईकार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो ZenML में। ZenML आपके थोड़े और मसला हल कर रहा होगा ऑप्स के। आई नो कि अभी मोइज ने दिखाए थे थोड़े डिप्लॉयमेंट वगैरह के मैकेनिज्म्स, लेकिन ZenML का उस पर ज्यादा फोकस है, पाइपलाइनिंग में, ऑर्केस्ट्रेशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड प्री प्रोसेसिंग वगैरह में, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस बेसिकली इट्स अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, कि
अगर आप में से कोई एक डेवलपर है जो वेब फ्रेमवर्क्स में काम करता है, जैसे रिएक्ट है, तो आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड है जो लिखा जा रहा है, जिसमें अगर आप बगैर किसी रिएक्ट या किसी फ्रेमवर्क के यूज करके PHP या कोऑर्डिनेटर, पुराने फ्रेमवर्क्स थे हमारे वक्त में, अगर ये आप यूज ना करें तो आपका कोड हजारों लाइनों की तादाद में होगा। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज करें तो वही चीज आप अकम्प्लिश कर सकते हैं लेस कोऑर्डिनेशन के साथ, लेस फ्रिक्शन के साथ, लेस डिबगिंग के साथ, 30-40 लाइंस में। इसी तरह ZML भी ऐसा है। पाइपलाइंस खड़ी करनी जरूरी है मशीन लर्निंग में, क्योंकि आपने एक ऑटोमेट करना होता है हर स्टेप को, डेटा सोर्सिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, फिर रीट्रेनिंग तक। लेकिन फिलहाल जिस तरह लोग पाइपलाइनिंग करते हैं वो डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया में है। क्यूफ्लो जैसे का एग्जांपल मेरा आपके सामने है। क्यूफ्लो का हजारों लाइनें लिखनी पड़ती हैं, डोमेन ऑप स्पेसिफिक लैंग्वेज है, कोई डेटा साइंटिस्ट आम नहीं लिख सकता। डॉकर इमेज का पता होना चाहिए, कुबरनेटिस का पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन अनट्रैक्ट है बिल्कुल। और राइट पे ZML का कोड है। ZML का कोड बहुत आसान है, लेस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है, लेस ओवरहेड रिक्वायर करता है, डेटा साइंस की लैंग्वेज के हिसाब से लिखा हुआ है और आप प्लग इन कर सकते हो अपनी चीजें। इट इज नॉट अ लो कोड फ्रेमवर्क, आपको अपना कोड खुद लिखना है। बेशक आप जाके नीचे पाईकैरेट का कोड लिख दो जो ऑटोमेट कर रहे हैं चीजें, लेकिन हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे जिसमें आपका मेटाडेटा भी ट्रैक होएगा, जिस तरह वो कर रहा था पाईकैरेट। और आपकी जो ऑप्स का पार्ट है, जिस तरह आपने अगर ट्रेनिंग अपनी क्लाउड में रन करनी है, या अगर आपने डिप्लॉयमेंट क्लाउड में करनी है फास्ट API के साथ या फ्लास्क के साथ, या अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्री प्रोसेसिंग करनी है, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। और हमारे पास डेटा इंजीनियर्स का भी पीछे से एक व्यू है कि वो अपने प्लग इन कर सकते हैं अपने बैकएंड्स, और डेटा साइंस का जो कोड है वो कहीं भी रन कर सकते हैं। ये ZML की खासियत है कि हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय ये कि हम डेटा साइंटिस्ट को अपने टूल्स देते रहें जो वो इस्तेमाल करें, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो ना कर सकें। तो एनीवे, ये जल्दी से मैं आपको डेमो दे देता हूँ, 5 मिनट ही लगेंगे। ZML का ये इंपोर्ट्स हैं, आप पिप इंस्टॉल ZML कर सकते हो, कंप्लीटली ओपन सोर्स है। थोड़े से वेरिएबल सेट करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक रिपोजिटरी सेट करते हैं। रिपोजिटरी वो एक ऐसा रेफरेंस है जो आपके पूरे पाइपलाइंस का ट्रैक रखता है, मेटाडेटा का ट्रैक रखता है। आर्टिफैक्ट स्टोर, मेटाडेटा स्टोर भी एक कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक पाइपलाइन खोलेंगे। पाइपलाइन का हम एक नाम देंगे, उस बेशक एक यूनिक नाम हो, अगर आप नाम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने डेटा सोर्स कनेक्ट करनी है। अब होता यह है कि डेटा असल में CSV फाइल्स भी नहीं पड़ी होती है, फ्लैट फाइल्स भी नहीं पड़ी होती, मुख्तलिफ हो सकता है डेटाबेस में पड़ी हो, आपको क्वेरी करनी हो सकता है फीचर स्टोर में पड़ी हो। तो आप यहाँ पे ना, हमारे पास कनेक्टर्स मौजूद हैं जो आपसे सिंपल थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप अपना डेटा पुल कर सकते हो, बेशक वो API के पीछे पड़ा हो। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आपका डेटा कौन से वर्जन का था, कौन सा स्लाइस ऑफ डेटा आपने इस्तेमाल किया, वो बड़ा जरूरी है लॉक करना। ये मैंने अपने डेटा पाइपलाइन में ऐड कर दिया अपना डेटा सोर्स। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, सिंपल स्टेप स्प्लिटिंग, ठीक है। पाईकैरेट खुद करता था पीछे, हम ये करते हैं कि आपको एक्सप्लिसिटली एक लॉजिक लिखना है स्प्लिटिंग का। अब ये तब जरूरत होएगा जब आप scikit-learn वगैरह से बाहर आएंगे, आपको प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन आपने अपना थोड़ा सा लॉजिक भी लिखना है। अब ये जो मैं आपको क्लासेस दिखा रहा हूँ ना, रैंडम स्प्लिट वगैरह की, अब मैं ऊपर थोड़ा सा दिखाऊं, ये ZML के अंदर मौजूद है, जैसे scikit में मौजूद होती है। स्टैंडर्ड कुछ होता है रैंडम या कैटेगोरिकल स्प्लिट या फलाना ढिमकाना स्प्लिट। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोड को देख के, हमारे पास इंटरफेसेस हैं क्लासेस की, जो आप ओवरराइड करके अपना लॉजिक लिख सकते हो पाइथन में। बड़ा सिंपल है, और एक फंक्शन आप लिखोगे तो आपका भी स्प्लिट आ सकता है। तो हम चाहते ही ये हैं कि आप हमारी इंटरफेसेस को एक्सटेंड करके अपना कोड उसमें डाल दो। और ये सिर्फ स्प्लिटिंग के लिए नहीं है, फिलहाल तो मैं अपना स्टैंडर्ड स्टेप यूज कर रहा हूँ। मेरा एक स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर भी है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है कुछ चीजों को, कुछ चीजें आपसे टेक अवे कर देता है, जिस तरह पाईकैरेट कर रहा था। तो मैंने अपना प्री प्रोसेसर स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना ट्रेनर, अपना फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क डाल दिया, ठीक है। अब ये आप कहेंगे किधर पड़ा हुआ है इसका कोड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्ज करें स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर, ये देखिए स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर में कुछ कोड मैंने लिखा हुआ है पीछे, ZML के अंदर मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है कि यार, एक प्री प्रोसेसिंग फंक्शन है, उसके अंदर आपके पास डिक्ट आती है, आपने डिक्ट के साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी है फीचर लेवल पे, और आपने बस रिटर्न कर देना आउटपुट डिक्ट, ठीक है। सिर्फ ये हमारी API है, और आपने कुछ नहीं करना।
अगर आप स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, उसमें कुछ चीजें खुद हो रही हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन खुद हो जाती है, और जो कैटेगोरिकल है वो इंटीजर्स बन जाते हैं, जिस तरह दिखाया था मोइज ने। लेकिन हम नहीं फोर्स करते आपको कि आप यूज करो, आप नीचे जाके आप अपना लॉजिक लिख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली अगर आप एक कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग कर रहे हो वो आपको जरूरत होता है। ट्रेनर भी ऐसे ही है, ट्रेनर का कोड देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ट्रेनर में हमारे पास सिर्फ एक रन एफएन फंक्शन है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूं। हाँ, यहाँ पे कहीं रन इनपुट एफ, ये तो है मेरे हेल्पर फंक्शन, लेकिन बस रन एफएन फंक्शन है, उसमें आपने अपना ट्रेनिंग का कोड लिखना है, उसमें आप स्प्लिटिंग करो अपनी प्री प्रोसेसिंग तो आपकी हुई होगी पहले से, लेकिन अगर आपने आपको स्प्लिट्स मिल जाएंगे जो आपने स्प्लिट में डिफाइन किए हुए थे, और आपने सिर्फ क्या करना है कि उन मॉड्यूल्स में डाल के सिग्नेचर्स वगैरह सेट करके ट्रेन कर देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ये पता होने की जरूरत भी नहीं, आप ये यूज कर सकते हो जो हमारा बनाया है, आपने सिर्फ यहाँ पे लॉस वगैरह डिफाइन करना है। उसके बाद मेरी वैल्यूएटर मैंने डिफाइन कर दिया। वैल्यूएटर क्या होता है कि यार किस तरह मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, कौन से मैट्रिक्स है, फिलहाल इसमें मैं बाइनरी एक्यूरेसी कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने रन कर दिया। अब जब मैंने रन किया ना, अब ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पास जो रन की मॉड्यूलरिटी है, अगर आपका कोड ZML में लिखा हुआ है, आप ये रन लोकली भी कर सकते हो। फिलहाल मैं लोकली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं भेजा, लेकिन मैं AWS में भी रन कर सकता हूँ, मैं Kubernetes में भी रन कर सकता हूँ, मैं Azure में भी कर सकता हूँ, GCP पे भी कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट आता है बैकएंड्स का, और यहाँ पे डेटा इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं कि यार आपने ये रन किस तरह करना है, क्योंकि कोड हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो उसको कहीं भी रन करना किसी भी बैकएंड में वो आसान हो गया। और ये जब लेगेसी आपके ऊपर पड़ी होती है ना कंपनीज में, फर्स्ट करो आपके ऊपर Kubernetes का क्लस्टर पड़ा हुआ है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है। अभी नहीं कर सकते कि यार आप एक अलग सिस्टम खड़ा कर दो मशीन लर्निंग का। अब देखें ये सारी चीजें रन हो गई हैं, ट्रेनिंग भी रन हो गया, एवेल्युएशन भी रन हो गई है। अब मेरे पास जो पाइपलाइन है वो मेरा एक्सपेरिमेंट बन गया। कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। बल्कि जो सवाल मैंने अभी पढ़ा है उसका मैं फौरन जवाब देता हूँ। कस्टमाइज्ड मॉडल भी आप कर सकते हो मुस्तफा, ऑब्वियसली। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, शायद मैं आपकी बात समझा नहीं, लेकिन आप मुझे काइंडली इस बात का बताना अगर मैं आपका जवाब ना सही दूँ। आप यहाँ पे कोई भी मॉडल डाल सकते हो, कोई भी स्प्लिटिंग कर सकते हो, कोई भी प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। वी डू नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। अगर आपने scikit यूज करना है, PyTorch यूज करना है, TensorFlow यूज करना है, या XGBoost यूज करना है, आप अपना ट्रेनर लिख सकते हो, बल्कि हम चाहते हैं आप लिखो, और आपने सिर्फ वो फंक्शन का फॉर्मेट फॉलो करना है। सिग्नेचर वो होना चाहिए फंक्शन का, रिटर्न आपने मॉडल करना है, बस बाकी हमारा फ्रेमवर्क संभाल लेगा। क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पाइपलाइन की स्टेटिस्टिक्स व्यू कर सकता हूँ, क्योंकि अब हम एक पाइपलाइन एक एक्सपेरिमेंट है, तो हम उसके स्टेटिस्टिक्स दे सकते हैं। आप देखें कि आपका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, विजुअलाइज कर सकते हो, आप अपने स्प्लिट्स को अलग कर सकते हो। ठीक है, ये स्प्लिट्स वही होंगे जो आप अपने स्प्लिट स्टेप में आपने डिफाइन किए होंगे, वो बेशक आप जो जितने मर्जी स्प्लिट्स डिफाइन कर दो। ठीक है, इसमें मैंने 3 किए हुए हैं। तो फिर आप ये कर सकते हो कि क्योंकि आपका पाइपलाइन रन हो गया, आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो। अब मजे की बात है, वैल्यूएशन में हमारे पास प्लगइन्स हैं पॉपुलर टूल्स के, जैसे टेंसरबोर्ड है। ठीक है, टेंसरबोर्ड आपको बता देगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसे की थी। ठीक है, और कूल बात ये है कि हम PyTorch से भी इंटीग्रेट करते हैं, तो आप PyTorch भी यूज कर रहे हो तो आप टेंसरबोर्ड भी यूज कर सकते हो, या scikit में भी। तो आप बेसिकली आप देख सकते हो ये मेरी एक्यूरेसी थी, ये मेरा लॉस था। ठीक है, फिर हमारी जो वैल्यूएटर का जो पाइपलाइन का मॉडल था, वो क्या करता था कि उसने मुझे स्लाइसिंग मैट्रिक्स दे दी। अब मेरे पास एक वेरिएबल था जो मैंने देखो, जो मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी थी वो तो शायद 70% थी, लेकिन मैंने ये नहीं देखना। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है प्रोडक्शन में मेरे लिए जरूरी है कि यार मेरा जो लेवल था, क्योंकि वो बाइनरी लेवल था इस केस में, बताओ कि यार जिन लोगों के पास डायबिटीज है उनकी क्या एक्यूरेसी थी, और जिन लोगों के पास नहीं है डायबिटीज उनकी क्या एक्यूरेसी थी। ठीक है, इसको कहते हैं स्लाइसिंग मैट्रिक्स। तो हम ये TFM में यूज करते हैं। उसने बता दिया कि हैज डायबिटीज, आपका स्लाइसिंग मैट्रिक्स आपने कॉन्फ़िगर किया था, और अब आपके पास बना बनाया, अब आपको ये सवाल का भी जवाब मिल गया क्या मेरी क्या एक्यूरेसी थी हैज डायबिटीज में, और कौन सी थी नॉट हैज डायबिटीज में। ठीक है, तो इसमें मुझे पता चला कि जो डायबिटिक पेशेंट थे उनमें मेरी 50% एक्यूरेसी है, तो ऑब्वियसली मेरा मॉडल इतना अच्छा फिट नहीं है। अच्छा, पीछे क्या हुआ है कि यार सारा मेटाडेटा लॉग हो गया। जितनी चीजें मैंने इधर लिखी हुई है ना, जितनी चीजें मैंने लिखी हैं अपने फंक्शंस में,
ये हैज डायबिटीज, सिग्मोइड 1 2 एक्यूरेसी, सारा कुछ पीछे लॉग्ड है, जस्ट लाइक एमएल फ्लो में होता। और ये सब हमने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया, आप बाद में क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कूल बात ये है कि आपके जो डेटा सोर्सेज हैं वो भी वर्जन है और आप उनको सैंपल कर सकते हो, बेशक वो कहीं भी पड़ी नहीं है, ठीक है। आप उसको सैंपल करके डेटा फ्रेम में ले आप देख सकते हो, ठीक है। आप उसकी शेप दे सकते हो, उसके कॉलम देख सकते हो, क्लाइंट करना, ये बड़ा आसान है। अच्छा, अब आती है ZML की पावर। अब फर्ज करें आपने एक और एक्सपेरिमेंट लिखा है, आपका एक और रन है फ्यूचर में, जिसमें आपने कहा यार ईपॉक्स पढ़ा दो, बाकी सारा कुछ सेम रखो, सिर्फ आपने ट्रेनर स्टेप में ईपॉक्स पढ़ानी है। आपने क्या किया कि आपने पुराने अपनी पाइपलाइन को या क्वेरी किया। अगर आपने क्वेरी करना है तो आप रेपो जो फंक्शन था आपने गेट पाइपलाइंस कर सकते हो, आपके पास सारी पाइपलाइंस आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आपको इन मेमोरी पड़ा हुआ है आप सिर्फ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कॉपी किया, मैंने उसको नया नाम दिया, मैंने ट्रेनर डाला, नया ट्रेनर में मैंने 20 ईपॉक्स कर दिया, ठीक है। और अब मैंने रन कर दिया। अब जबरदस्त बात इसकी ये है कि क्योंकि हम स्प्लिटिंग और प्री प्रोसेसिंग कर चुके थे पहले, ठीक है, उसने आपकी कॉन्फ़िगरेशन से पहचान लिया यार कि सिर्फ इसने ट्रेनर बदला है, तो हम सीधा ट्रेनर स्टेप पे चले जाते हैं। अब आप इसको इमेजिन करो कि आपका मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जैसे जब मैं डीप लर्निंग कर रहा था टाइम सीरीज में, तो मेरे पास गीगाबाइट्स पे होता था। तो मैंने अगर एक चीज प्री प्रोसेस कर दी है, मैं उसको बार बार क्यों प्री प्रोसेस करूं, जस्ट बिकॉज मैंने एक एक्सपेरिमेंट चेंज किया। तो ZML पीछे ट्रैक कर रहा है आपके आर्टिफैक्ट्स कितने पड़े हैं, आपके हर स्टेप के बीच में कौन सा आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो सीरियलाइज करके आर्टिफैक्ट स्टोर में डाल देता है और आपको वार्म स्टार्ट कर देता है पाइपलाइन सीधा ट्रेनिंग। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ZML, ठीक है। अब आप देखें बड़ा जल्दी हो गया, पहले थोड़ा टाइम लगा था, अब जल्दी हो गया। अब आप मैं इसको फिर वैलिडेट कर सकता हूँ, मेरे पास फिर टेंसर बोर्ड आ जाएगा। टेंसर बोर्ड में मैं देखूंगा आप एक्यूरेसी बढ़ गई है, स्लाइसिंग मैट्रिक्स भी बेहतर आएंगे। इसको 2 सेकंड लेते हैं जस्ट टू प्रूव कि एक्चुअली चला है। देखिए एक्यूरेसी अब थोड़ी सी बढ़ गई है और थोड़ा लॉस भी बेहतर दिख रहा है। अच्छा, जाहिर है ये तो इंडिविजुअल रन्स थे ना, अगर मैंने इसको कंपेयर करना है तो मुझे कंपैरिजन का भी विजुअलाइजेशन चाहिए। ये विजुअलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये विजुअलाइजेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी डैशबोर्ड में। लेकिन फिलहाल ये हमने एक रूडिमेंट्री सा पैनल की एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसमें आप सारे एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमने अभी 2 रन किए हैं ना, उसकी एक्यूरेसी का क्या कंपैरिजन था, ये आप देख लो। और ये पर स्लाइस बताता है आपको डायबिटिक्स के लिए और नॉन डायबिटिक्स के लिए। तो आपके अगर 10 कैटेगरीज हो, 10 कस्टमर हो, एक अफ्रीका में हो, एक अमेरिका में हो, आप उनको भी स्लाइस करके देख सकते हो कौन सा एक्सपेरिमेंट बेहतर था। और जैसे मैंने आपको कहा सारी मेटा डेटा लॉग्ड है, आप कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ पे पैरामीटर्स। इसके कुछ और भी चीजें हैं, ये तो हमारा एक कह लें एक आम सा एक विजुअलाइजेशन हमने नहीं है। आप हमारे मेटा डेटा स्टोर के जरिए जो मर्जी विजुअलाइजेशन बना सकते हो। और ये हम आपको सिर्फ आपको एक मेटा डेटा स्टोर को क्वेरी करना पड़ता है, उसकी अलग API है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं जल्दी से। मैं आपको कह रहा था कि यार ये तो आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल वही है कि आपने पाईकैरेट ने भी थोड़ी चीजें ऑटोमेट कर दी, आपने भी थोड़ी चीजें ऑटोमेट कर दी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है कि हमारे पास ऑप्स के काफी ज्यादा इंटीग्रेशंस हैं जो ज्यादा स्केल पे इस्तेमाल होती है। जैसे फर्ज करें मैंने आपको कहा था यार कि मैंने अपना जो पाइपलाइन है वो मैंने लोकल रन नहीं करनी क्योंकि मेरे पास लोकल GPU नहीं पड़ा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक बैकएंड इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने ZML में, जो कि मुझे GCP में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, उसकी डॉकर इमेज लोड करेगा, उसका GPU प्रोविजन करेगा, मेरा कोड अपलोड करेगा उसमें और उसको रन करेगा। तो ये भी बहुत खास चीज़ है कि आप अपना ट्रेनिंग स्टेप किसी और सर्विस को ऑफलोड कर सकते हो और ये आप किसी भी बैकएंड से कर सकते हो, हमारे पास मुख्तलिफ है। तो इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के AI प्लेटफॉर्म एक चीज़ है, जैसे AWS का SageMaker है, उसमें आप ट्रेनिंग जॉब्स रन कर सकते हो। तो अब क्या होगा अगर मैंने ये बैकएंड डाल दिया ना, तो ZML को पता है कि यार ये जो ट्रेनर स्टेप है इसका बैकएंड लोकल नहीं है, अब ये GCAIP में रन करना चाह रहा है या AWS SageMaker में या Azure का जो भी सर्विस है। अब ये होगा कि यार ये जॉब जो है ना आपका कोड लेगा, उसको ऑटोमेटिकली डॉकराइज वगैरह भी कर देगा और आपको अपलोड करके आपका जो जॉब है वो इधर रन कर देगा ये जो GCAIP के कंसोल में, ठीक है। जैसे ये देखिए रन होना शुरू हो गया, ठीक है। ये एक तरह का बैकएंड है। ये मैंने स्टॉप कर दिया जस्ट टू गेट मूविंग।
मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी पाइपलाइन एक वीएम में लॉन्च कर दूँ, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, सब कुछ। तो अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने अपना जो ऑर्केस्ट्रेटर है, मेरा जो ऑर्केस्ट्रेटर है वो मैंने लोकल के बजाय मैंने जीसीपी के बैकएंड कर दिया है। उसमें ये होगा कि मेरा एक वीएम लॉन्च हो जाएगा जो मेरा पाइपलाइन को एक वीएम में रन करेगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे उसने लिखा आ गया ऑर्केस्ट्रेटिंग पाइपलाइन, उसने एक जिप बनाई है, उस जिप को वो एक वीएम में रन कर देगा और थोड़ी देर में आपको देखेंगे यहाँ पे एक वीएम स्पिन अप हो जाएगा, उसमें आपका कोड चल पड़ेगा और आपको अपने लोकल मशीन को इतना कह लें लोड में डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्लाउड में एक्सपेरिमेंट्स अपने रन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ और भी चीजें हैं, ये शायद थोड़ा टाइम लेगा। लेट्स सी, एरर तो नहीं आ गया, नहीं खैर ये शायद रिपोजिटरी में थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है तो उसको टाइम ले रहा है अपलोड करने में, बस इसको करने देते हैं। हाँ ये शायद हो गया, हाँ जी ये देखें ये चल पड़ा है। अब ये आपका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। बहरहाल हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ का, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा प्रोविजनिंग में, लेकिन आपको समझ लग गई है कि ये ऑटोमेट हो रही चीज़ें आपके लिए। इसके बाद आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट के लिए आपने सिर्फ ये करना है, कोर्टेक्स में कर देते हैं, शायद कोर्टेक्स में हो जाए। डिप्लॉयमेंट के लिए हमने बहुत चीज़ें ऑटोमेट की हुई हैं आपके लिए। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने अपना एक कॉर्टेक्स एक टूल है जो आपको डिप्लॉय करने देता है कुबरनेटिस पे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉर्टेक्स का जो स्टेप है हमारा लिखा है स्टेप, उसको इंपोर्ट करना है, थोड़े से कन्फिगर करना है उसको। ज़ाहिर आपको कॉर्टेक्स का नॉलेज चाहिए होगा, लेकिन आपने ये डाल के अपनी पाइपलाइन में डाल देना है। अब क्या होगा कि जो पाइपलाइन की ट्रेनिंग के बाद ना सीधा आपका जो मॉडल है वो ना सिर्फ एक बकेट में लोड होएगा, बल्कि एक फास्ट मतलब एक बाकायदा एक बैकएंड बनेगी जिसमें एक एंड पॉइंट होएगा और उस एंड पॉइंट को आप एक्सपोज कर सकते हो थ्रू आपका आईपी एड्रेस भी एसोसिएट हो जाएगा, आप उसको क्वेरी भी कर सकते हो और वो टेंसरफ्लो, इस केस में टेंसरफ्लो सर्विंग के जरिए सर्व हो जाएगा। तो इसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे क्लस्टर होगा कुबरनेटिस में जिसमें वो डिप्लॉय हो जाएगा। So anyway, some of the functionalities of ZenML, as you can see, it is not a tool that is a low-code tool. It is meant for engineers who actually know machine learning and have some experience. लेकिन it is meant for large-scale organizations या medium-scale organizations जो अपने ML को mature कर रही हैं from zero level maturity to maturity level 1. अबू बकर ने पूछा है for customization just try different parameters. I have not knowledge but want to know. क्या मुझे बात की समझ नहीं लगी। आप कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे आप डाल सकते हो और वो आपके उसके मुताबिक कस्टमाइज हो जाएंगे। Well, anyway, that was a quick teaser of ZenML. If you want to support us, क्योंकि we are the youngest project in this talk, तो please go to our GitHub, हमें स्टार देते हैं। Obviously again vanity metric, मुझे थोड़ी खुशी होती है जब स्टार होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और दूसरा आप इस हमारी रीडमी है उसमें और एग्जांपल्स हैं और हमारे डॉक्स हैं जिसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास फीचर्स हैं। और अगर आप मशीन लर्निंग एक्चुअली प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो शायद आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगे। कोई अगर सवाल हो तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, वरना बहुत शुक्रिया आपका कि रज़ा आपने ऑर्गेनाइज किया और बड़ा अच्छा लगा इधर आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। मुझे एक मल्टीपल व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सबने हैंड्स ऑन जो चीज़ की है वो बहुत उनके लिए बेनिफिशियल है। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू रज़ा, आप ये चीज़ जो एफर्ट कर रहे हैं इसको जारी रखें। अगर मैं छोटा सा कहूँ, पाकिस्तान में मशीन लर्निंग ऑब्वियसली इज़ नाउ टेकिंग ऑफ, और जितने भी लोग इधर अपना रमज़ान में हरी के बाद टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। और दुनिया बेशक थोड़ी सी आगे मशीन लर्निंग में, लेकिन आई कैन सी कि आप जैसी कम्युनिटीज़ की वजह से मशीन लर्निंग ऑपरेशनलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। तो कूडोज टू यू, बहुत अच्छी आपकी ज़बरदस्त एफर्ट है और इंशाल्लाह फ्यूचर मीटिंग्स में भी मैं इंशाल्लाह आऊँगा। Thank you so much. Let's stay in touch. आप हो, मुईज़ हो, अबू बकर हैं, you guys are the star. So you